हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटमॉस्फेयर। दिस इज़ खुशी और आज हम पढ़ेंगे रेडियो केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्टली हम अगर इसमें बात करें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, वाइडली यूज होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। और ये क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, डिटेक्टेबल रेडिएशन इमिट करते हैं। तो इस ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस तरीके से यूज़ होते हैं। तो जो डिटेक्टेबल रेडिएशन है वो क्या क्या होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसका जो ये इमिट करते हैं, जो रेज़ होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा होते हैं। ये रेज़ डिटेक्टेबल होते हैं और ये क्या करते हैं, ये रेडिएशन जो है हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए ये यूज़ होते हैं। तो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री बिकॉज दे इमिट डिटेक्टेबल रेडिएशन सच एज अल्फ़ा, बीटा, गामा rays. These radiation help scientists identify, measure and study substances even in every small amount. ओके तो हमारा जो एनालिटिकल एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा है रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। इससे क्या करते हैं, ये यूज़ होते हैं किसमें, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक में। तो ये इसमें हम देखेंगे a radioactive isotopes is used as tracer to follow the path of substance in a chemical or biological system। तो जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसका जो आइसोटोप्स है वो यूज एक एज ट्रेसर मेटल की तरह ये यूज़ होते हैं, जो जो कि होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज़ होते हैं। तो इसका क्या टेक्निक, ये कैसे, ये मेथड कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो रेडियो एक्टिव जो हमारा एलिमेंट है, जिसे एज अ ट्रेस हम यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो वो उसे क्या करते हैं, यहाँ इनलेट में इंजेक्ट करते हैं। रेडियो ट्रेसर इंजेक्शन यहाँ पे इंजेक्ट होता है और ये सिस्टम में जाता है और यहाँ पे एक कोलीमीटर लगी होती है जिससे कि वो डिटेक्ट कर ली जाती है, जिससे कि वो जो इमिट कर रहा है, जैसे इसमें हमने ऊपर ऊपर में देखा कि स्पेसिफिक अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशन जो है, जो डिटेक्ट किए जाते हैं उस वो इमिट करते हैं। तो ये कॉलीमीटर के द्वारा वो इमिट करते हैं और जिसमें वो दिखाई देते हैं वहाँ पे, और ये डिटेक्टर के द्वारा ये डिटेक्ट कर ली जाती है। फिर ये क्या होता है, डाटा इक्विजिशन सिस्टम में जाता है और ये लैपटॉप में हमें इस तरीके से ये इसका ग्राफ दिखता है, जिसमें कि दो पिक हमें मिलती है, C1 और C2। ये ग्राफ क्या है, कंसंट्रेशन एंड टाइम के बिटवीन ये ग्राफ बनाई गई है। तो इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो इसका प्रिंसिपल क्या है, द रेडियो एक्टिव द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बिहेव केमिकली लाइक द नॉर्मल एलिमेंट बट कैन बी डिटेक्ट इजीली ड्यू टू इट्स रेडिएशन। तो ये क्या करते हैं, ये जो आइसोटोप्स है हमारा, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो उसके जो आइसोटोप्स हैं ये क्या करते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं। इसका जो बिहेव होता है वो नॉर्मली एज अदर एलिमेंट्स की तरह ये बिहेव करते हैं। और ये बस इसका जो रेडिएशन जो होता है वो इन्हें स्पेसिफिक बनाता है, इन्हें मतलब और एलिमेंट से इन्हें अलग दिखाता है, जो कि उनका रेडिएशन, इसका स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है, ये इनका जो अलग तरीके से डिटेक्टेबल जो रेडिएशन ये शो करते हैं, इमिट करते हैं, उसके वजह से ये अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो हमारा इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इसका एप्लीकेशन क्या है, स्टडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे किसी रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ये यूज़ होते हैं। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्या है, मेजरिंग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इन प्लांट। तो इसमें क्या करते हैं, मेज़र करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इन प्लांट। जो एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा, जो फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब किया जाता है उसके रेट को इससे मेज़र कर लिया जाता है। ये जो ट्रेस मेटल है, एज अ ट्रेस हम इसे यूज़ कर रहे हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। सो नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। जैसे कि हम जैसे किसी बॉडी में किसी डिसीज़ का अगर एनालिसिस कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो ड्रग हम उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ड्रग इंजेक्ट किया जा रहा है
उन्हें ये क्या करता है, ट्रैक करने का, उनका जो मूवमेंट है उन्हें ट्रैक करने का ये काम करता है। ये इस तरीके से इसका प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन है, सॉरी। और ये क्या करता है, डिटेक्टिंग लीक इन पाइपलाइंस। ये क्या करता है, लीक जो होता है पाइपलाइंस में, जो भी लीक होता है उसे डिटेक्ट करने का ये काम करता है। इस तरीके से भी इसका यूज़ होता है। स्टडिंग मेटाबॉलिक पाथवेज में, मेटाबॉलिक जो पाथवे होता है, जिस बहुत सारे ग्लाइकोलाइसिस ये सब जो होता है, ये सब उसका स्टडी करने के लिए ये काम आता है। ये हो गया इसका बायोलॉजिकल जो एप्लीकेशन होता है, ये सब इसमें यूज़ होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है ये हमारा कार्बन 14। कार्बन 14, इसके जो कार्बन के जो आइसोटोप है, ये कार्बन 14, वो है, ये एज अ ट्रेस यूज़ होता है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से एक है, यूज इन बायोकेमिकल स्टडीज़। ये क्या करता है, बायोकेमिकल स्टडी में ये काम आता है। और नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस 32। तो जो फास्फोरस का जो आइसोटोप है 32, यूज्ड इन प्लांट मेटाबॉलिज्म स्टडीज़। तो ये क्या होता है, प्लांट में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें उसकी स्टडी करने के लिए ये यूज़ होता है। सो नेक्स्ट है हमारा, इसका अगर वो देखिए एप्लीकेशन, एनालिटिकल एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जिसे हम NAA भी कहते हैं। इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें, इसका प्रिंसिपल क्या है, द द सैंपल इज बोम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन्स। जो सैंपल है उसे न्यूट्रॉन के द्वारा बोम्बार्ड किया जाता है, मतलब कंटिन्यूसली उसमें वो बोम्बार्ड किया जाता है, कन्वर्टिंग स्टेबल न्यूक्लियाई इनटू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। जो हमारा सैंपल है वो स्टेबल है, उसका जो न्यूक्लियर है वो स्टेबल है, फिर उसे न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया जाता है, तो वो क्या करता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। वो स्टेबल था, उसके बाद उसे अनस्टेबल किया गया, उसे एक्टिव किया गया। नेक्स्ट क्या है, द इमिटेड गामा रेज आर मेजर टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई एलिमेंट्स। तो जो वो इमिट करेगा, जो गामा रेज इमिट करेगा, जैसा कि हमने देखा अल्फा बीटा गामा की तरह ये इमिट करते हैं, 3 टाइप के रेज ये इमिट करते हैं, जिसमें से गामा रेज ये क्या करते हैं, जब इनके न्यूक्लियर जो है एक्टिव हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, गामा एक्टिव रेज को इमिट करते हैं, जिसे मेज़र कर लिया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, क्वांटिफाई कर लिया जाता है। तो इसका अगर हम डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये जो हमारा एनालिसिस है, ये हमारा क्या है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस NAA है जो है, वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे इंसिडेंट न्यूट्रॉन जो है उसे बोम्बार्ड किया जाता है किसी टारगेट सैंपल पर, तो ये क्या करता है, टारगेट न्यूक्लियाई पहले क्या होता है, वो स्टेबल होता है, फिर उसे बोम्बार्ड, जो हम उसे न्यूट्रॉन की तरफ बोम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन से, तो वो क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में चेंज हो जाती है। तो क्या कहते हैं, ये कंपाउंड न्यूक्लियस है जिसमें प्रॉम्प्ट गामा रेज हैं जो इमिट कर रहे हैं, और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जब उसमें मतलब वो एक्टिव हो चुके हैं, उसके न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल से एक्टिव फॉर्म में चले गए हैं, तो वो क्या करते हैं, बीटा पार्टिकल इस तरीके से दिखाई देते हैं। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इस तरीके से होता है, और ये हो गया प्रोडक्ट न्यूक्लियस। तो ये क्या करते हैं, एक डिलेस गामा रेज इमिट करते हैं। ये इस तरीके से इसका एनालिसिस करते हैं, ये इसका प्रोसेस है। इंसिडेंट न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद वो जो कॉलीमेटर लगी होती है, उससे वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं, उससे बॉम्बार्ड किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो रेज इमिट करते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। और इसका अगर हम एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन क्या क्या है, ये ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस में काम आते हैं। ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस करने के लिए ये यूज़ होते हैं। एनालिसिस ऑफ रॉक एंड मिनरल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, तो ये क्या करते हैं, मिनरल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये यूज़ होते हैं। और ये क्या है, नेक्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजिकल सैंपल एनालिसिस, ये इस तरीके से भी यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन स्टडीज़, ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल में जो पॉल्यूशन का स्टडी होता है उसमें भी ये यूज़ होता है। इसका अगर एडवांटेज देखें तो एडवांटेज क्या है हमारा, ये क्या बहुत वेरी सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये जो हमारा एनालिसिस है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से होते हैं। और ये क्या होता है, कैन डिटेक्ट एलिमेंट इन PPM और PPB लेवल्स में होता है, क्या पे पार्ट्स पर मिलियन होते हैं। इस तरीके से इसका एडवांटेज होता है। और हमारा नेक्स्ट है
नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी इसका यूज़ होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर यूज्ड एज इंडिकेटर ड्यूरिंग टाइट्रेशन। तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये क्या करते हैं, ये एक इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के टाइम। जैसे हम किसी सैंपल का अगर टाइट्रेशन कर रहे हैं उसका, तो उस टाइम इसका जो रेडियो एक्टिव हमारा ट्रेस मेटल है, एज अ ट्रेस इसे यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एज ए इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। द एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाई मेजरिंग रेडियो एक्टिविटीज़। तो ये क्या करते हैं, जो एंड पॉइंट होता है वो डिटरमाइंड बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी। जो एंड पॉइंट होता है उसके रेडियो एक्टिविटी की तरह मेज़र किया कर लिया जाता है। तो ये है हमारा रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रोसेस। ये है इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है, ये कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। यहाँ सिरिंज लगी होती है जिससे कि उसे इंजेक्ट कर लिया जाता है। फिर ये यहाँ पे एक लेड सिल्ड लगी होती है, और उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा मेजरिंग चैम्बर होती है जहाँ पे उसे मेज़र कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे एक फ़िल्टर डिस्क लगी होती है फ़िल्टर करने के लिए, और यहाँ पे टाइट्रेशन वेसल्स होते हैं। टाइट्रेशन में इंडिकेटर की तरह यूज़ होते हैं। सेंटिलेशन सेंटिलेशन काउंटर होते हैं। ये जो चैम्बर इसे सेंटिलेशन काउंटर कहते हैं। ये क्या करते हैं, टू एनालाइज़र की तरह उसे मतलब आगे भेजते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है ये हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन। किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंटेशन है ये, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन का ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसका ये इंस्ट्रूमेंटेशन है कुछ इस तरीके से, जिसमें ये क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं टाइट्रेशन में इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। तो इसका अगर हम एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन क्या क्या हो जाएगा इसका, डिटरमाइन ऑफ मेटल आयंस को डिटरमाइन करने का काम करता है, उसमें इसका यूज़ होता है। और क्या होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसका यूज़ होता है एज ए इंडिकेटर। और प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी इसका यूज़ होता है। इसका अगर हम एडवांटेज देखें तो इसका एडवांटेज क्या क्या है, ये एक्यूरेट फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये किसी मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो, तो उसमें क्या होता है, एक्यूरेट वैल्यू के लिए ये यूज़ होता है, एक्यूरेट इंडिकेटर की तरह काम करता है किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में। और क्या ये यूज़फुल व्हेन विजुअल इंडिकेटर फेल। ये क्या होते हैं, ये यूज़फुल होते हैं जब विजुअल इंडिकेटर फेल हो जाते हैं। तो ये है इसका एडवांटेज। और हमारा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है ये क्या है, आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस। तो ये क्या करते हैं, आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस में भी इनका यूज़ होता है। तो इनका प्रिंसिपल क्या है, इनका प्रिंसिपल अगर हम देखें तो इनका प्रिंसिपल है, अ नाउन क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज मिक्स्ड विद द सैंपल। तो ये क्या होते हैं, ये क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, इसे मिक्स कर दिया जाता है सैंपल के साथ। आफ्टर डाइल्यूशन रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। तो उसमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके अमाउंट को एनालिसिस करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। और ये क्या करता है, सैंपल में से मिक्स कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है, डिटरमाइन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। सैंपल में जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे डिटेक्ट करने के लिए ये काम आता है। तो ये क्या है, ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है कुछ इस तरीके से। ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस का। इस तरीके से इस प्रोसेस से उसमें मेज़र कर लिया जाता है। तो ये क्या होता है, अनस्पिक्ड जो सैंपल है वो है। तो उसके बाद उसमें किस में इसे भेजा जाता है, HPLC पंप। HPLC पंप क्या है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पंप में इसे भी आगे भेज दिया जाता है। फिर सैंपल इंजेक्शन वॉल्व है और ये गार्ड कॉलम लगे होते हैं, सब सेपरेशन कॉलम लगे होते हैं। जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसका भी यूज़ मॉलिक्यूलर सेपरेशन का ही मतलब मॉलिक्यूलर सेपरेशन के लिए उसका यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यूवी डिटेक्टर। जो ट्रेस मेटल होते हैं, जो मतलब एज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक रेज इमिट करते हैं, उसे यहाँ डिटेक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड इंजेक्शन फॉर कैलिब्रेशन ऑफ स्पाइक फ्लो, यहाँ पे ये लगे होते हैं। फिर आगे है ICP-MS, और यहाँ आगे में लगे होते हैं पंप फॉर द कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ अ स्पीसीज। और क्या है,
एडिशन ऑफ अ स्पीसीज ऑन स्पेसिफिक स्पाइक, इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस का ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जैसे कि उसकी कलर कैसी है, वो दिखाई कैसा देता है, ये सब होता है आपका क्वांटिटेटिव सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है, उसके क्वांटिटी सब्सटेंस कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब उसमें कितने सब्सटेंस प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको मेज़र किया जाता है। तो और क्या है, किस चीज़ में इसका यूज़ होता है? इसका यूज़ फार्माक्यूटिकल एनालिसिस में भी यूज़ होता है, और ये बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में भी यूज़ होता है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, फिफ्थ जो है क्या है? रेडियो इम्यूनो एसे, ये क्या है? RIA, ये हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है। इसमें इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो इसका प्रिंसिपल क्या है? यूजेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टू मेजर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस। मतलब ये क्या करता है? इसका जो आइसोटोप होता है, जैसे कि हमने देखा कार्बन आइसोटोप 14, कार्बन का आइसोटोप, फास्फोरस का आइसोटोप्स, ये क्या करते हैं? मेजर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस। जैसे एकदम स्मॉल क्वांटिटी में बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसको क्या करते हैं? ये मेज़र कर पाते हैं थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये कैसे मेज़र करते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू ये उसे मेज़र करते हैं। तो इसका अगर एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन किस किस तरीके से इसका यूज़ होता है, किस किस चीज़ में? तो हार्मोन एस्टिमेशन, तो क्या करते हैं? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है उसका ये क्या करता है? मेज़र करता है। तो ये कैसे मेज़र करता है? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू। तो इसमें क्या करता है? हार्मोन एस्टिमेशन में यूज़ होता है इसका। और डिटेक्शन ऑफ वायरसेस, मतलब किसी वायरस को डिटेक्ट करने का भी काम करता है ये, इस तरीके से भी इसका यूज़ होता है। और ये मेडिकल डायग्नोस्टिक में भी इसका यूज़ होता है, और ब्लड एनालिसिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? मेजर ऑफ इंसुलिन लेवल यूजिंग रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटोप्स। ये क्या होता है? ये मेजरमेंट ऑफ इंसुलिन का मेजरमेंट करता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो शुगर को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। ये क्या करता है? इंसुलिन लेवल यूजिंग रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटोप्स। तो इंसुलिन का लेवल ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है, मेज़र करता है। तो ये इस तरीके से इसका एप्लीकेशन है, ये एनालिटिकल एप्लीकेशन किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। तो अब हमारा नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है जब उसकी, तो उसे 50%, जैसे वो 100% था तो उसका वो क्या होता है? डिकम्पोज होता है। फिर उसका जो बोन्स होता है सिर्फ वो डिकम्पोज होके जो सोइल में चला जाता है, डिकम्पोज होके वो सोइल में चला जाता है। उसके जो बोन्स होते हैं वो रह जाते हैं। वो रिमेनिंग जो बोन्स होते हैं उसको मतलब 50% होने में मतलब 50% होने में उसमें कितना टाइम लगा, ये होता है कार्बन डेटिंग। मतलब वो कितने ईयर्स में वो क्या हुआ? डिकम्पोज हुआ, उसे उस तरीके से उसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। उस तरीके से ये प्रोसेस होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? द रेडियो एक्टिव डीके, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है ऑफ कार्बन 14 इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड फॉसिल सैंपल और आर्कियोलॉजिकल जो मतलब पुराने हिस्टोरिकल जो भी होते हैं पुरानी चीज़ें, उसका एज डिटर्मिनेशन करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसका एज डिटरमाइन कैसे करते हैं, वो कैसे डिकम्पोज होता है, उसका डीके क्या होता है, डिकम्पोज कैसे होता है, उसको डिटरमाइन करते हैं, जिससे कि उसका जो एज है वो पता चलता है कि ये कितना पुराना है। तो उसका मतलब 50% आने में उसमें कितने समय लगते हैं उसके बारे में ये बात कर रहा होता है। तो इसका हम एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है? ये आर्कियोलॉजी में यूज़ होता है, हमने देखा। जियोलॉजी में भी यूज़ होता है इनका। और ये क्या होता है? पैलेंटोलॉजी में भी इसका यूज़ होता है। पैलेंटोलॉजी में भी इसका यूज़ किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, सेवन्थ एप्लीकेशन जो है वो है हमारा इंडस्ट्रियल एनालिटिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल एनालिटिकल एप्लीकेशन।
इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फॉर, ये क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल मेथड में, जो कि होता है थिकनेस मेजरमेंट ऑफ सीड्स एंड फॉइल्स। जिससे क्या होता है, मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं किसी फॉइल का थिकनेस और उसका जो मतलब थिकनेस जो है उसका मेज़र करता है किसी सीट और फॉइल्स का। क्वालिटी कंट्रोल डिटेक्शन ऑफ कोरोजन, जैसे कोरोजन का जो क्वालिटी है उसे डिटेक्ट करने का काम करता है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। एंड वियर डेंसिटी डेंसिटी मेजरमेंट, और डेंसिटी मेजरमेंट का भी इसका यूज़ होता है इंडस्ट्रियल तरीके से। अगर हम देखें तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो ये था हमारा एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिव एज डिटर्मिनेशन। तो रेडियो एक्टिव एज डिटर्मिनेशन क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कार्बन डेटिंग में कि जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज होते हैं सॉइल में। तो वो जो डिकम्पोज होते हैं तो उनको जो डिकम्पोज होकर उनका जो बोन्स जो बच जाता है उन्हें 50% आने में कितने समय लग जाते हैं, वो होता है एज डिटर्मिनेशन। उसे कुछ इस तरीके से देखते हैं, चलिए इसे ये कैसे होता है इसे समझते हैं। रेडियो एक्टिव एज डिटर्मिनेशन आल्सो कॉल्ड रेडियोमेट्रिक डेटिंग, इसे क्या कहते हैं हम, रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कहते हैं। इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक्स, किसी जैसे रॉक्स क्या होता है, जैसे कि बहुत बहुत सारे जो पत्थर होते हैं, बहुत सारे रॉक होते हैं, बहुत सारे, उसको उसका जो एज है वो कितना पुराना है उसे डिटेक्ट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। और जो फॉसिल्स होते हैं, जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब किसी मतलब रेत में या किसी पत्थर के बीच में दब जाते हैं तो उनके जो मतलब फॉसिल्स होते हैं उनका एज डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं उनका एज डिटरमाइन करते हैं। एंड आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे बहुत पुराने समय के कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको उनका जो एज है वो कितना पुराना है उसे डिटेक्ट करने के लिए भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का काम मतलब यूज़ होता है। तो जो मेजरिंग द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का डीके जो है उससे उसका मेज़र उस तरीके से उसको उसे मेज़र कर लिया जाता है कि ये कितना पुराना है, इसका एज क्या है, कितना पुराना है ये। इसका प्रिंसिपल की अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डीके एट अ कॉन्स्टेंट रेट एंड कन्वर्टेड इंटू स्टेबल डॉटर प्रोडक्ट। ये क्या करता है कि स्टेबल डॉटर प्रोडक्ट में चेंज होता है। इफ़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप डीके अकॉर्डिंग, तो ये जो है ये इक्वेशन है, ये एज डिटर्मिनेशन क्या, जो आइसोटोपिक जो मतलब ट्रेस मेटल जो होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर से ही आ रहा है, जिसमें कि हमारा ये एन क्या है, ये ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स है। और एन ज़ीरो क्या है, नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग आफ्टर टाइम। जो नंबर ऑफ एटम है जो टाइम के साथ रिमेनिंग है वो उसका एन ज़ीरो है। वो एन ज़ीरो क्या है, नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग आफ्टर टाइम। और एन क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। और क्या है, ये ई क्या है, डीके कांस्टेंट है। और ये माइनस लेमडा क्या है, एज ऑफ सैंपल। टी क्या है, एज ऑफ सैंपल। तो द हाफ लाइफ रिलेशनशिप इज, जो हाफ लाइफ रिलेशनशिप जो होता है ये इस तरीके से आता है, ये कहाँ से आ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आता है। 0. टी हाफ इज इक्वल टू, मतलब हाफ लाइफ उसका जो होता है वो क्या है, 0.693 बाई लेमडा। तो लेमडा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट है, और टी क्या है, एज ऑफ सैंपल, एज ऑफ द सैंपल, ठीक है। टी क्या है, एज ऑफ द सैंपल, और लेमडा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट। तो नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स इज रेडियो एक्टिव एज डिटर्मिनेशन। रेडियो एक्टिव एज डिटर्मिनेशन में स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं फर्स्टली ये कलेक्ट द सैंपल, पहले सैंपल को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि रॉक हो गया, फॉसिल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, टीसी जो भी होते हैं इसे पहले कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मेजर द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव
पेरेंट आइसोटोप्स, उसमें कितने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं उसे मेज़र कर लिया जाता है। मेज़र द अमाउंट ऑफ स्टेबल डॉटर आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसके जो आइसोटोप हैं उसे मेज़र कर लिया जाता है, उसके अमाउंट कितने स्टेबल अमाउंट उसमें प्रेजेंट है जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है। और क्या होता है, यूज़ डीके इक्वेशन टू कैलकुलेट, डीके इक्वेशन हमने देखा यहाँ पे, डीके इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, ये n इज इक्वल टू N0 ई पावर में माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो ये है डीके इक्वेशन, तो उसे यूज़ करते हैं कितना, मतलब उसमें स्टेबल कितने आइसोटोप्स हैं, जो कलेक्टेड हमारा जो सैंपल है उसमें कितने स्टेबल आइसोटोप्स हैं, और रेडियो एक्टिव जो पेरेंट आइसोटोप कितने हैं उसे मेज़र कर लिया जाता है। इस तरीके से ये इसका प्रोसेस इस स्टेप में ये फॉलो होता है, इस तरीके से ये इस प्रोसेस को इस तरीके से फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग जो होता है, मतलब जनरली डेटिंग कहने का मतलब क्या है कि उसका एज डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो कितने पुराने, कितने पहले से वो, मतलब फोसिल्स जो है, फोसिल्स और रॉक्स जो हैं कितने पुराने हैं, उनका एज डिटरमाइन किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें हमारा फर्स्ट है कार्बन 14 डेटिंग। तो कार्बन 14 डेटिंग क्या होता है, इसे हम देखेंगे। यूजेस ऑफ कार्बन 14, जो कार्बन का जो आइसोटोप होता है 14, तो उसे हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये डायग्राम है कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सोइल में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, फिर उसमें ये रिमेनिंग क्या होता है, उसके बोन्स जो है वो बचे हुए होते हैं। फिर वो क्या होता है, कार्बन 14, उसका जो कार्बन 14 है उसे हाफ हाफ लाइफ उसमें कितना है, मतलब उसे डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगा, जैसे 100% 50% आने में वो कितना समय लिया है, उससे उसका एज डिटरमाइन हो जाता है। जैसे कि ये बोन्स, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितना पुराना है, कितने पहले से वो सोइल में दबे हुए हैं, तो इससे वो उसका मतलब जो एज डिटरमाइन कर लिया जाता है। और जो ये सन है वो क्या करता है, यूवी रेज, मतलब यूवी रेज होता है, क्या करता है, इमिट करता है, जिससे ये न्यूट्रॉन है, सॉरी न्यूट्रॉन, ये कार्बन 14 है, और ये क्या होता है, इसे डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, ये उससे इसका एज डिटरमाइन किया जा सकता है। और ये जो हम अगर इसकी प्रिंसिपल की बात करें, तो इसकी प्रिंसिपल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कार्बन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता है कार्बन को। तो आफ्टर दैट कार्बन 14 स्टार्ट डिकेइंग इनटू नाइट्रोजन। तो क्या होता है, कार्बन 14 जो होता है वो होने लगता है नाइट्रोजन के फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में वो डिके होने लगता है कंटिन्यूअसली। और ये क्या होता है, इसका हाफ लाइफ क्या होता है, इसका हाफ लाइफ जनरली कैसे होता है, 5730 ईयर्स होते हैं इनके हाफ लाइफ। मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ कहने का मतलब है, मतलब वो 100% था, फिर वो 50% होने में कितना समय लिया है, तो वो है क्या है, 5730 ईयर्स। तो ये इसका हाफ लाइफ है। और क्या होता है, ये जो कार्बन 14 है ये स्टार्ट डिकेइंग इनटू, वो क्या होता है, डीके होने लगता है किसमें, नाइट्रोजन के फॉर्म में ये डीके होने लगता है। तो इसका अगर हम एप्लीकेशन देखें, तो इसका एप्लीकेशन क्या कहता है, एज डिटर्मिनेशन ऑफ फोसिल्स। तो ये क्या होता है, फोसिल्स का एज डिटरमाइन करने के लिए काम आता है, यूज़ होता है, ये एज डिटरमाइन करने का काम आता है। फिर क्या होता है, इसका नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स। ये क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स में भी इसका यूज़ होता है। और ये क्या होता है, वुडन ऑब्जेक्ट जो है उसका ईयर एज डिटर्मिनेशन करने में भी काम आता है, उसमें यूज़ होता है। और जो एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, जो एंशियंट चीज़ें हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है। जो एज रेंज है, मतलब उसका जो एज जनरली क्या होता है, अप टू अबाउट 50,000 ईयर्स, ये क्या होता है, अप टू अबाउट 50,000 ईयर्स होते हैं इसके, जो एज जो रेंज होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। और जो हमारा डेटिंग है वो कुछ, जो हमारा नेक्स्ट डेटिंग है वो क्या है, यूरेनियम लेड डेटिंग। तो यूरेनियम लेड डेटिंग क्या होता है, उसमें जो यूरेनियम के जो आइसोटोप है वो 238 और एक होता है 235 इस तरीके से उसका आइसोटोप यूज़ होता है। और ये क्या कन्वर्ट होता है, लेड 206 और लेड 207 में कन्वर्ट होते हैं। इसका एप्लीकेशन अगर हम बात करें,
तो जैसे यहाँ पे कार्बन क्या होता है, नाइट्रोजन डीके होकर नाइट्रोजन में चेंज होता है, वैसे यहाँ पे जो यूरेनियम है वो लेड जैसे यूरेनियम 238 से लेड 206 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो यूरेनियम 235 है वो चेंज हो कन्वर्ट होकर लेड 207 में चेंज हो जाता है डीके होकर। तो इसका एप्लीकेशन हम अगर देखें तो इसका एप्लीकेशन क्या कहता है, एप्लीकेशन मतलब इसमें किस किस चीज़ों में ये यूज़ होता है। ये क्या होता है, डेटिंग एंशियंट रॉक्स, जो एंशियंट जो पुराने समय की जो चट्टानें होती हैं, रॉक होती हैं, उनका जो मतलब एज डिटर्मिनेशन है, डेटिंग उसको किस समय की है वो, उसके लिए यूज़ होती है। और क्या होता है, जियोलॉजिकल स्टडी में भी इसका यूज़ होता है। और क्या, इसका एज रेंज काउंट करने के लिए भी होता है, एज रेंज किस तरीके से होता है उसके लिए भी ये यूज़ होता है। और क्या है, मिलियंस टू बिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस क्या 10 लाख से हमारा 10 लाख से 100 करोड़ तक ये इसका ईयर्स होता है ना। और ये क्या है, हमारा नेक्स्ट जो मतलब डेटिंग मेथड है वो है हमारा पोटेशियम आर्गन डेटिंग। पोटेशियम आर्गन डेटिंग कैसे होता है, यूजेस पोटेशियम 40, जो पोटेशियम 40 है, मतलब उसका जो आइसोटोप है पोटेशियम 40 का, तो उसका ये इसमें यूज़ होता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग में। तो ये क्या, पोटेशियम से आर्गन में चेंज हो जाता है, डीके इनटू आर्गन गैस। तो ये क्या होता है, जब डीके होता है तो वो किस में होता है, आर्गन गैस में डीके हो जाता है, चेंज हो जाता है। यूजेस पोटेशियम, इसका पोटेशियम को 40 आइसोटोप यूज़ होता है। इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या कहता है, पोटेशियम डीके इनटू आर्गन गैस, जैसे कि मैंने बताया पोटेशियम क्या होता है, डीके होकर आर्गन गैस में चेंज हो जाता है। और इसका एप्लीकेशन हम अगर देखें, एप्लीकेशन की बात करें तो ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, डेटिंग वोल्केनिक रॉक्स, जो वोल्केनो जो ज्वालामुखी होती है उसके जो रॉक्स होते हैं, जो उसके बाद जो रॉक्स बने होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनको डेटिंग करने के लिए ये यूज़ होता है। डिटरमाइन एज ऑफ अर्थ मिनरल्स, जैसे अर्थ मिनरल्स जो होते हैं, हमें जो मिनरल्स मिलते हैं उसको क्या करता है, उसका एज डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। जनरली ये बहुत सारी चीज़ों के मतलब एज डिटर्मिनेशन के लिए जनरली ये यूज़ होता है, मतलब उसमें कितना डिके हो रहा है, किस फॉर्म में डिके हो रहा है, उसके लिए ये यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है डेटिंग के लिए ये है रुबिडियम स्ट्रोंटियम डेटिंग। तो इसमें क्या होता है, रुबिडियम 87, मतलब रुबिडियम का जो आइसोटोप है 87, उसके लिए वो यूज़ होता है इस प्रोसेस में, इस मेथड में। इसका एप्लीकेशन अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन क्या कहते हैं, डेटिंग वेरी ओल्ड रॉक एंड मिनरल्स। जैसे ये जो रुबिडियम स्ट्रोंटियम डेटिंग है वो क्या करता है, वेरी मतलब जो बहुत पुराने मिनरल और रॉक्स हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, उसका जो एज है उसे डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एज। तो ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, तो ये होता है डिटर्मिनेशन के लिए, एज डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे कि हमने देखा जनरली। और ये क्या होता है, आर्कियोलॉजी में यूज़ होता है, मतलब पुराने समय की जो ऑब्जेक्ट होती है, ओल्ड ऑब्जेक्ट मतलब हिस्टोरिकल होती है, उसकी एज डिटर्मिनेशन की वो कितना पुराना है, ये सब चीज़ के लिए ये जनरली यूज़ होती है। जियोलॉजी में यूज़ होती है, प्लेंटोनोलॉजी में होती है, और ये क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी में इसका यूज़ होता है, मतलब बोन्स वगैरह की स्टडी वगैरह में ये यूज़ होता है। एवोल्यूशनरी स्टडी में, एवोल्यूशनरी मतलब कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ये सब चीज़ की स्टडी में ये यूज़ होता है। डिटरमाइन एज डिटरमाइन एज ऑफ अर्थ एंड मेटेओराइट्स। तो डिटरमाइन एज ऑफ अर्थ एंड मेटेओराइट्स क्या होता है, इसमें ये यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से था हमारा मतलब एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड इनका यूजेस, जो एप्लीकेशन है इसका उसका हमने उसके बारे में बात किया। और ये रेडियो एक्टिव एज डिटर्मिनेशन, जैसे रेडियो एक्टिव एज डिटर्मिनेशन कैसे होता है, किस मेथड से होता है, उसके बारे में हमने बात किया। जैसे कि हो गया कार्बन डेटिंग, रुबिडियम स्ट्रोंटियम डेटिंग, उसके प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में बात किया हमने, यूरेनियम लेड डेटिंग, ये सब के बारे में बात किया हमने। तो ये था हमारा रेडियो केमिस्ट्री में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में ये था। और आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।